नमस्कार मित्रों, महाकवि कालिदास का तीसरा भाग देखते हैं। पहले भाग के अंदर हमने उसके जन्म कवन इसके बारे में देखा था। दूसरे भाग के अंदर हमने देखा कि एक मूर्ख व्यक्ति से विद्युत माँ की शादी पंडितों ने कैसे करवा दी। यह मूर्ख व्यक्ति महाकवि कालिदास कैसे बना, इसके बारे में भी रोचक बात बताई। आज हम देखते हैं आगे कि कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। कालिदास सभी शास्त्रों के जानकार थे, विद्वान थे, महाकवि थे। कालिदास मतलब महाकवि होने के कारण उसे सभी शास्त्रों का ज्ञान था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। कालिदास प्रकृति चित्रण अच्छी तरह से करते थे। जैसे हमारे हिंदी साहित्य में पंत का प्रकृति चित्रण है, उसी प्रकार यहाँ संस्कृत साहित्य में प्रकृति चित्रण के लिए कालिदास ख्यातनाम कवि हैं। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। मनुष्य का जीवन तो है सही, लेकिन प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात हैं, उनकी कोई तुलना नहीं। कालिदास ने जहाँ जहाँ उपमाएं दी हैं वह विश्वविख्यात हैं। कालिदास की प्रकृति चित्रण की कोई तुलना कर सकता नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं। जोड़ मतलब तुलना करने योग्य, जोड़ा। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं हो जा सकती, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। चरित्र चित्रण की बात करें तो अभी कालिदास की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वह महान थे और उसकी बराबरी भी कोई नहीं करा सकता, बराबरी भी कोई नहीं कर सकते। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है, हर बात ही वह स्वाभाविक ढंग से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बात बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक नहीं, क्योंकि राजा प्रजा का शासक नहीं, उसका रक्षक और पिता भी। कालिदास अपने नाटकों के द्वारा बार बार हमें बताना चाहते हैं कि जो राजा है वह प्रजा का शासक नहीं होता, वह प्रजा का पिता होता है। आज तो जो राजा होता है हमारे पर राज करता है, वह प्रजा की देखभाल तो करे या ना भी करे। लेकिन पहले के समय में जो राजा होते थे वह नगर में रहने वाले प्रत्येक गरीब, लाचार, विवश सभी लोगों की देखभाल करते थे। वे प्रजा का शासक नहीं, लेकिन प्रजा का पालक पिता माना जाता था। लड़ाई में भी जो युद्ध होता ने तो उसके सैनिक पीछे रहते, राजा आगे होता। और आज जो युद्ध होता है तो राजा छुप कर रहता है, प्रजा मरती है। तो पहले के समय के राजा और आज के समय के प्रधान, आज के समय के नेता में इतना अंतर है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास के रचनाओं से मिलता है। कवि कालिदास के समय में नारी का कितना ऊंचा स्थान था, नारी को पूजनीय माना जाता था। हर एक नारी माता के समान मानी जाती थी। तो नारी का कितना ऊंचा स्थान था, उसे कला कौशल का ज्ञान दिया जाता था, वह सर्व विद्याओं में निपुण हो सकती थी। तो कालिदास की कृतियों के द्वारा हम देख सकते हैं कि उसी समय सारी नारी को कितनी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला, ललित कला आदि की शिक्षा दी जाती थी। उसे संगीत सीखना है तो संगीत सीखे, नृत्य सीखना है तो नृत्य सीखे, चित्रकला सीखनी है तो चित्र।
चित्र तो चित्रकार, नृत्य तो नृत्यकार, संगीत तो संगीतकार, वह सब कर्तुवाचक शब्द बनते हैं। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। देखिए, अब कालिदास की रचनाओं के बारे में हम देखें कि जिसके आधार पर कालिदास आज संस्कृत साहित्य में सिर मोर पर हैं। तो महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतु संहार। यह एक खंड काव्य है। 7 कृतियां में जो सर्वश्रेष्ठ कृतियां में सबसे पहले कृति की रचना उसने जो की है तो वह कृति है ऋतु संहार। यह एक उत्तम काव्य है। क्या है? एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण इस काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं। प्रकृति चित्रण का जितना सुंदर वर्णन कालिदास ने यह ऋतु संहार काव्य में किया है उतना सुंदर वर्णन कालिदास की अन्य कृतियों में देखने को मिलता नहीं। मालविकाग्नि मित्रम, यह एक नाटक है। मालविकाग्नि मित्रम कालिदास का दूसरा ग्रंथ है। पहला नाटक, 3 नाटक हैं। इन 3 नाटकों में जो पहला नाटक की रचना जो की है तो वह मालविकाग्नि मित्र। 4 काव्य हैं। ये 4 काव्य में पहला काव्य है उसका ऋतु संहार, और नाटक जो पहला है वह मालविकाग्नि मित्र, लेकिन उसकी कृति नंबर 2, उसमें 5 अंक, और ये मालविकाग्नि नाटक है वह 5 अंकों से बना हुआ है। विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। मालविकाग्नि मित्र, देखिए इसकी संधि छोड़ो तो पता चले, मालविका वत्ता अग्निमित्र। वह अग्निमित्र वह एक राजा का नाम है और मालविका वह एक स्त्री का नाम है। तो विदर्भ का विदिशा का राजा है, अग्निमित्र वह विदिशा का राजा है, और विदर्भ की राजकुमारी ये मालविका। तो अग्निमित्र और मालविकाग्नि ये दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन यह मालविकाग्नि मित्र नाटक में मिलता है। तीसरा ग्रंथ है विक्रमोर्वशीय। यह भी नाटक है। 3 नाटकों में दूसरा नाटक है विक्रमोर्वशीयम, वह कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें भी 5 अंक है। यह विक्रमोर्वशीय नाटक भी 5 अंकों से बना हुआ महाराजा पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है। और विक्रमोर्वशीय, विक्रम मतलब उर्वशी, तो यहाँ महाराजा पुरूरवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी ये दोनों की प्रेम कथा का चित्रण यह विक्रमोर्वशीय नाटक में किया गया है। यह नाटक भी 5 अंकों से बना हुआ कुमार संभव का काव्य है। कुमार संभव का काव्य, और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन। दूसरा काव्य और चौथी कृति है कुमार संभव। तो एक कुमार संभव है जिसके अंदर शिव पार्वती के विवाह, भगवान शिव और पार्वती के विवाह की बात से लेकर कार्तिकेय का जन्म और कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध कैसे किया गया इसका पूरा वर्णन ये इस कुमार संभव जो एक महाकाव्य है इसके अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ देखा कि ऋतु संहार व कालिदास का पहले कृति है, काव्य है, पहला नाटक है उसका विक्रमोर्वशीय, दूसरा नाटक है उसका पहला नाटक है मालविकाग्नि मित्र, दूसरा है विक्रमोर्वशीय, और एक कुमार संभव महाकाव्य है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। अब मेघदूत की बात आई तो मेघदूत वह कालिदास का 5वां ग्रंथ है, और वह मेघदूत भी एक खंड काव्य, यह भी एक खंड काव्य है। और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर को नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बतलाया है।
मेघदूत के अंदर कालिदास ने मेघ को दूत बताया है। यहाँ एक अक्ष है और अक्ष की पत्नी यक्ष से अलग हो गई है। यक्ष अपनी पत्नी को ढूंढता है लेकिन पत्नी मिल रही नहीं, इसलिए यक्ष अपनी विरहिणी पत्नी को मेघ को दूत बनाकर अपना संदेशा भेजता है। तो इस कथा को लेकर कालिदास ने जो रचना बताई वह रचना का नाम है मेघदूत, और जिसके अंदर कालिदास ने मेघ को लंबे रास्ते से जाने की बात बताई है, उज्जैन नगरी से जाने की बात बताई है, अलकापुरी तक का मार्ग बताया। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताया है, और इसके उत्तरार्ध के अंदर कालिदास ने यक्ष ने मेघ को अपने विरहिणी पत्नी को किस प्रकार से पहचाने, यह सारी बात मेघ को बताई गई है और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का खूब वर्णन है, और इस काव्य के अंदर विरह और वर्षा काल, मेघ बादल बताएं इसलिए वर्षा ऋतु चल रही है, और यहाँ यक्ष अपनी पत्नी को ढूंढता है इसलिए यहाँ विरह भी बताया गया है। तो वर्षा काल और विरह का बड़ा सुंदर वर्णन इसके अंदर निखरा हुआ है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है, क्या कि बादल हर प्रदेश में घूमते हुए आगे बढ़ते हैं, इसलिए इसके द्वारा कवि कालिदास ने भूगोल भी अच्छी जानकारी भी बताई है। रघुवंश एक महाकाव्य है। रघुवंश, राम का जो वंश है वह रघुवंश, तो रघुवंश भी महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश। कवि कालिदास ने पहले से ही एक ग्रंथ के अंदर बता दिया है कि जो सूर्य से उत्पन्न हुआ है वह रघुवंश। इस कृति के अंदर सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा इस अंदर है। रघुवंश के जिसके अंदर दिलीप का पुत्र अज का पुत्र रघु का पुत्र दशरथ का पुत्र राम, और राम के पुत्र लव और कुश। इसके अंदर भी कुछ अनेक उत्तराधिकारी आए होंगे, लेकिन उन सभी की कथा रघुवंश के अंदर महाकवि कालिदास ने सुंदर ढंग से बताई। महाकवि कालिदास का सातवां और सर्वोच्च जो कृति हो तो वह अभिज्ञान शाकुंतल है। ये 7 कृतियां में जो सर्वश्रेष्ठ जो कृति कोई हो तो वह अभिज्ञान शाकुंतल। वह इतनी ख्यातनाम बनी थी कि जर्मन कवि गटे वह अभिज्ञान शाकुंतल को अपने सर पर रखकर उसने नृत्य किया था। वह इतना खुश हुआ था इस अभिज्ञान शाकुंतल को पढ़कर। यह उनका तीसरा नाटक है और 7 अंक से बना है। वह कालिदास का तीसरा नाटक है। तो पहला नाटक हमने देखा मालविकाग्निमित्र, दूसरा देखा हमने विक्रमोर्वशीय, और तीसरा नाटक है अभिज्ञान शाकुंतल। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल के अंदर राजा दुष्यंत और शकुंतला की बात बताई। शकुंतला के द्वारा एक पुत्र का जन्म होता है जो कण्व ऋषि के आश्रम में बड़ा होता है। जब यह बच्चा एक बार खेलता है उसी समय दुष्यंत वहीं आता है और वह देखता है, शकुंतला भी देखती है। तब यह बच्चा शेरनी के बच्चों के साथ खेलता है। वह शेरनी के बच्चों से कहता है कि तुम अपना मुख खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनना चाहता। तब ये शकुंतला दुष्यंत यह देखकर डर जाते हैं और छोटा सा बच्चा होकर भी नहीं डरता।
वह ऐसा निडर है। और कहा जाता है कि ऐसे भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो ऐसे शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र भरत, जिसके नाम के आधार पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, यही नाटक है अभिज्ञान शाकुंतल। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर हैं। इसके कारण भी आज कालिदास हमारे सामने नहीं है, फिर भी वह संस्कृत साहित्यकार के रूप में हमारे सामने अमर हैं। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन, राजनीति, समाज, जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती। तो मित्रों, इसके साथ हम इस एकम की समाप्ति करते हैं। इसके नीचे जो स्वाध्याय दिया है वह स्वाध्याय के सारे प्रश्नोत्तर व्याकरण सहित अपनी नोटबुक में सही उत्तरों में अच्छे अक्षरों में पूर्ण करें। थैंक यू।